एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न किया है ये श्रवण सोनी ने। इनका नाम लेना जरूरी है ना, क्योंकि ये फेसबुक पे बड़ा उद्यम काटता है। इसने प्रश्न किया है कि स्त्री पुरुष में जो आकर्षण है, क्या उसका कारण सिर्फ सेक्स है या और कोई वजह है? दुनिया की सिर्फ 3 स्त्रियां, मां, बहन और बेटी को लेकर सेक्स का ख्याल मन में नहीं आता, लेकिन बाकी सारी करोड़ों स्त्रियों को देखकर सेक्स का ख्याल आ जाता है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में से सही स्थिति कौन सी है, करोड़ों वाली या 3 वाली के प्रति जो भाव है वो। बहुत सुंदर प्रश्न है, सामान्य मनुष्य की बड़ी बड़ी समस्या है। पहली बात तो यह है कि सेक्स को हम जब स्त्री पुरुष के बीच संबंधों के रूप में ही देखते हैं तो कहीं ना कहीं सेक्स निंदा पकड़ लेता है, और वो भी निंदा पकड़ता है इस जगत के सिखाए के कारण, जो हमें सिखाया गया। लेकिन हम इसको आदि काल से अनंत काल से अगर देखते आए तो हम पाएंगे कि सदा ही एक ऊर्जा थी जिससे 2 ऊर्जाओं का जन्म हुआ। अभी वैज्ञानिक जहां तक खोज पाते हैं वो कहते हैं गॉड पार्टिकल से पहले भी कुछ चीज थी जो एक तरंग थी। उस तरंग में 2 तरंगे उठी, 2 तरंगे अलग अलग भाव पकड़ गई, लेकिन ये सदा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती रही, इनकी टकराहट होती रही। इस टकराहट से ही आगे सब प्रोटीन्स के और जो भी चीजें आगे बनी, वैज्ञानिक भाषा में आप सब समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं, उन सब का निर्माण होता चला गया। जगत में सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच ही आकर्षण नहीं है, गर्मी और ठंड के बीच भी आकर्षण, बादल और सूखे के बीच भी आकर्षण, सुख और दुख के बीच भी आकर्षण। बहुत सुखी व्यक्ति दुखी की तरफ भागने लग जाता है और बहुत दुखी व्यक्ति सुखी की तरफ। बुद्ध पुरुष परम आनंदित हैं, इसलिए दुखियों को ढूंढ रहे हैं, कहां हो तुम, मिल जाओ, तुम्हें हम ठीक करें। और दुखी ढूंढ रहे हैं, कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए हमें ठीक कर दे। ये भी आकर्षण है, लेकिन ये आकर्षण तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें तो दिखाई देता है सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच सेक्स का आकर्षण, और वो दिखाई देना जायज है। वो दिखाई देना इसलिए जायज है कि समाज को हमने इस तरीके का निर्माण दे दिया है जहां पे सेक्स दमन का कारण बन गया। 24 घंटे का चिंतन ही सेक्स के इर्द गिर्द हो गया, तो प्रश्न भी तो सेक्स को लेके उठेंगे। कभी कोई प्रश्न नहीं करता कि बुद्ध पुरुष दुखियों को क्यों ढूंढ रहे हैं। कभी कोई प्रश्न नहीं करता कि ये बादलों को क्या पड़ी जो उठ के चले आते हैं यहां बरसने के लिए। ये प्रश्न आज तक किसी ने नहीं किए। प्रश्न किए स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण क्या है। हाँ, सेक्स है, सेक्स आकर्षण है। वो आकर्षण ऐसा है जैसे बीज का भूमि के प्रति। इसे इतना ही क्यों नहीं देखते तुम, इससे ज्यादा क्यों देखते हो? भूमि और बीज के प्रति आकर्षण है। एक बीज भंडार वाला भी अपनी दुकान पे तब ज्यादा बीज की बोरियां बाहर लगाता है जब बुआई का वक्त आ जाता है। तुम्हें उस पर सेक्स नहीं दिखाई देता, तुम्हें उस पर कभी सेक्स नहीं दिखाई देता। तुम्हें एक किसान जो बीज ढूंढने के लिए अच्छी दुकान तलाशता है, तुम्हें उसमें कतई नजर नहीं आता कि अपनी बेटी के लिए कोई अपना लड़का ढूंढ रहा है। इसमें यह बात तुम्हें कतई नजर नहीं आती कि बेटी जवान हो गई है, अब उसका गर्भ तैयार है, अब कोई पुरुष की खोज करो जो अच्छा सा बीज दे दे। तुम्हें इसमें कतई कुछ नजर नहीं आता। तुम्हें इस तरीके के फिगर में ही सब कुछ नजर आता है। उसका कारण है वो ढाका गया। अगर वो खोल दिया जाए तो बहुत दिनों तक तुम आकर्षण नहीं पाओगे उसमें। बहुत दिनों में तुम्हें ऊब पैदा हो जाएगी। तुम क्या समझते हो, अगर तुम्हारे सामने नंग स्त्री हो, तुम 24 घंटे उन्हें निहारते रहोगे? अरे अगर 3-4 घंटे रख दी जाए उसके बाद तुम फिर अपने वही काम करने लग जाओगे जो पहले करते थे। इससे ज्यादा देर तक का आकर्षण नहीं रहने वाला। लेकिन
इतने सालों के दमन के कारण ये दमन हमारे जेनेटिक में बैठ गया है, ये दमन हमारे जीन्स में बैठा हुआ है। और इन्होंने पूछा है कि क्या मां बहन और बेटी के प्रति भाव नहीं उठता? अरे किसने कह दिया भाव नहीं उठता? झूठ बोल रहा है। उठता होगा, दबा लेता है तू। मेरी बात थोड़ी गंदी लग रही होगी, लोग कहेंगे तुमने भी माँ बेटी के प्रति भाव उठाया होगा। हाँ सच बात है, बचपन में मैं माँ से चिपट के लेट जाता था, मुझे बड़ा मजा आता था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी माँ मुझे टीपे मार मार के भगाती थी और मैं चिपट जाता है। लेकिन ये सहज बात है। एक बच्चा विपरीत के प्रति आकर्षित होता है, उसे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ठूस ठूस के भरा गया कि पिटोगे। तुम क्या सोचते हो? बहन भरा गया, इज्जत करो। नहीं, बहन से ऐसा सोचोगे तो पिटोगे, ये भरा गया। तुम पिटने से डरते हो और ज्यादा कोई कारण नहीं है। भाव नहीं उठता, झूठ बोल रहे हो तुम, ये पक्की बात है, झूठ बोल रहे हो। कई बार अपने बहन बेटियों को देख के तुम्हारे भाव उठ जाते हैं, लेकिन दबा लेते हो कि इसको गलत कहा जाए। बड़े बड़े अच्छे तर्क देते हो। तुम्हें सिखाया गया कि अगर अपने जीन्स में तुम बच्चे पैदा करोगे तो अच्छे नहीं होंगे, इसके वैज्ञानिक कारण समझाए गए। वो तर्क तुम्हें दबाते हैं। ना दो वो तर्क। आज से 10,000 साल पहले वो तर्क नहीं थे। भाई बहन शादियां कर लेते थे। ऐसी भी सभ्यताएं हैं जिसमें अपनी मां से शादी करने वाला बेटा इज्जत पाता है। जब मां विधवा हो जाती तो उससे शादी कर लेता है बड़ा बेटा। तो ये जो मां बेटी या बहन के साथ सेक्स का ख्याल नहीं उठता, पहली बात तो मैं कहूंगा ये गलत बात है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं जितने लोग सुन रहे हैं सब अंदर ही अंदर मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन कोई ये कहेगा नहीं कि ये सच बोल रहा है। सब ये कहेंगे आज स्वामी जी बकवास बात कर रहे हैं। जब वो बोलेंगे अंदर से कहेंगे बात तो ठीक कह रहा है। कभी कभी हमने भी अपनी बहन के कूले कमर देखे थे, लेकिन बोल नहीं पाएंगे, हिम्मत नहीं करेंगे और इसीलिए मुक्त नहीं होंगे। इसीलिए मुक्त भी नहीं होंगे क्योंकि इसको स्वीकार नहीं कर सकते। मुक्ति का द्वार इन्होंने बंद किया, परमात्मा ने बंद नहीं किया। ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी गलत है। अगर वास्तव में ऐसा होता कि तुम्हारी बहन के प्रति, तुम्हारी बेटी और मां के प्रति आकर्षण ना होता, तो मैं कहता हूं बचपन में तुम पैदा होते ही घर से दूर कर दिए जाओ। अगर कोई जेनेटिक इसमें कोई कोडिंग है तो बड़े होके भी तुम्हें ना हो, तब मैं कहूंगा। वो तो तुम्हें बताया गया, ये बहन है, ये बेटी है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सोसाइटी ने सॉफ्टवेयर तुम्हारे दिमाग में डाले हैं जो तुम्हारे प्रोग्राम को करेक्ट करते हैं। और वो करेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर से कोई चीज भड़कती भी है। इसीलिए तो तुम्हारे अंदर से द्वैत का जन्म होता है। और जिस इंसान के अंदर द्वैत का जन्म होगा, ये समाज के जो नेता हैं ये उस पर जल्दी शोषण कर लेंगे, जल्दी उसकी आत्मा को बधुआ मजदूर बना लेंगे। इसीलिए ऐसे शोषण की व्यवस्था चलती। शोषित व्यक्ति इन लोगों के पीछे चलने को राजी होता है। दुनिया के सारे वो लोग जिन्होंने कुछ महान कार्य किए, वो सब ऐसे थे जिन्होंने अपने सेक्स को भरपूर जिया। जो अपने सेक्स को भी भरपूर नहीं जी सकता, जो अपने अंदर बैठे बीजों को भी न्याय नहीं दे सकता, वो क्या खाक अपने जीवन की और बातों को न्याय देगा? अब तुम न्याय देने के नाम पे देखो तो कितने गांधी और कितने महात्मा बुद्ध नाली में बहा दिए जाते हैं, ये तुम जानते हो। कितनी मेहनत का काम चल रहा है सुबह शाम। आपको हंसी आ रही? लोग कहते हैं कि चुटकुला झूठ बोल के सुनाया जाता है। मेरे देखे चुटकुला केवल सत्य का ही हो सकता है। राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छा एक कॉमेडियन है। वो हमेशा ही ऐसी चीजें ढूंढ के लाता है जो उसने जीवन में देखी होती है।
और उनको बोलता है तुम हंसते हो, झूठ पे हंसे तुम, चलो हम झूठ बोलते हैं। एक भैंस उड़ रही थी तुम्हें इसमें हंसी नहीं आई, तुम्हें मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं इस बात पे हंसी आई। ना कोई लिख दे फेसबुक पे कि एक भैंस उड़ रही थी, तुम तो उसे इतनी गालियां दोगे कि पूछो मत। लेकिन मैंने जो कहा इस पे तुम्हें हंसी आई क्योंकि तुम्हें आभास हुआ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो दमन की हमारी पूरी व्यवस्था है समाज में इसके कारण जो है तुम्हें माँ बेटी और उसमें दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा तुम बोलते हो। ईमानदारी से अपना विश्लेषण करो, फिर ये प्रश्न नहीं आएगा। एक बड़ा अच्छा सा मैंने कविता लिखी थी, एक लड़की थी, वो मेरे पास जब भी आती थी वो बोलती थी और भैया, वो कुछ भैया शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करती थी। तो फिर मैंने उसको एक कविता लिख के दी थी। मैंने कहा था तू हर बात छुपाती क्यों हो, हर बार मुझको भाई बताती क्यों हो, हैं बचने के रास्ते और भी बहुत, भाई शब्द को बीच में लाती क्यों बचने के बहुत रास्ते, भाई कह के क्यों बचना, क्यों भाइयों को बदनाम कर रहे हो। और भाइयों से बचने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि बहुत सी पत्नियां सुहाग रात में अपने पति को ही बोल देती है कि भैया बस करो। ये जो हालत चल रही है, ये दमन इतने गहरे चला गया है, ये डिफेंस की प्रक्रिया इतने गहरे हमारे चली गई है कि जगह जगह यूज होने लगी। लेकिन इससे कोई डिफेंस हो पाता है? डिफेंस के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। डिफेंस के लिए तुम्हारा शालीन होना पर्याप्त है। नहीं, ऐसे डिफेंस के तो वो आशाराम भी कहते हैं कि वो लड़की जिसका रेप हुआ वो भाई कह देती तो थोड़ा सा नहीं होता। क्या बेवकूफी, कितने ऐसे भाई हैं जो रेप कर डालते हैं, ये क्या बातें हैं। सच बात तो ये है कि स्त्री और पुरुष के बीच ये एक सहज आकर्षण है जो एक बीज का और भूमि जैसा है। इसे इससे ज्यादा में अगर तुम ले जाओगे तो उलझोगे। तुम सेक्स को देखते हो कि एक व्यक्ति एक स्त्री से चिपटा हुआ, इसको सेक्स कहते हो? मैं इसको सेक्स नहीं मानता। मैं तो सेक्स को देखता हूं कि जब कोई स्त्री को कोई पुरुष देखता है तो उस पुरुष के अंदर बैठे हुए शुक्राणु उस स्त्री के अंदर एक भूमि को देखते हैं जहां वो जम जाना चाहते हैं। अंदर शुक्राणुओं में हलचल चलती है जिसके कारण एक पुरुष में वासना उठती है। लेकिन तुम पुरुषों को फांसी पे चढ़ा रहे हो। अगर मेरा बस चले तो मैं स्पर्म्स को फांसी दूं। हाँ, किसी भी बलात्कारी को हम जेल में डालते हैं, क्या कारण है जेल में डालने का? इसलिए कि कहीं भी फिर बलात्कार ना करते। अरे भाई, एक ऑपरेशन कर दो छोटा सा। ऑपरेशन ये कि उसके शुक्राणुओं की एक्टिव होने की मात्रा घटा दो। वो बलात्कार चाह के भी नहीं कर सकता, वो सबको बहन ही बहन बोलेगा। कोई झंझट ही नहीं बचा। लेकिन तुम झंझट कर रहे हो, तुमने जेल भर रखी है इतनी सारी, क्योंकि तुम्हें दिखता नहीं कि असली रोग कहां पे। तुम खाने के लिए तो भोजन को जिम्मेदार मान लेते हो, लेकिन सेक्स के लिए तुम स्पर्म्स को जिम्मेदार नहीं मानते। सेक्स के लिए तो तुम्हें वो व्यक्ति ही जिम्मेदार दिखता है जो कर रहा है। गलत बात है। इसको अगर समझो तो ऐसा समझो कि एक पुरुष जब किसी स्त्री में सेक्स को देख के आंदोलित होता है तो उसके अंदर के स्पर्म्स आंदोलित होते हैं, और वो स्पर्म जब निकल जाते हैं तो वही पुरुष उसी स्त्री के साथ पीठ घुमा के लेट जाता है। फिर कहां गया वो? फिर कहां गया वो प्रेम और आई लव यू का धोखा? फिर वो बातें कहां गई? फिर सब खत्म, टायर टायर फिस, हवा निकल गई टायर की, अब ये चलेगा क्या? फिर ये बात अलग की है कि हर मिनट के साथ, हर सांस के साथ तुम्हारे अंदर 1000 स्पर्म्स फिर बनने लगते हैं। फिर तैयारी शुरू हो जाती है,
क्योंकि तुम्हारे जीवन का आधार ये है। मैं एक बार एक ट्रेन में घूम रहा था, ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये थोड़ी गंदी सी लगने वाली है, लेकिन यार मैं तो तैयार हूं इस बात को कि गंदी बात कहूंगा, बहुत अच्छी बातें कह ली लोगों ने। तो मैं ट्रेन में जा रहा था, एक बहुत साल पुरानी बात है, तब मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मेरी मूछें भी बड़ी हुई थी, मूछें बढ़ के लगभग इतनी बड़ी हो गई थी और नीचे थोड़ी आ गई थी। मेरी बात को एक मौलाना साहब सुन रहे थे, तो मौलाना साहब मुझसे कह रहे हैं आपकी मुझे सारी बातें बढ़िया लगती सिवाय एक के। मैंने कहा क्या? कह लगे मूछें आपने थोड़ी बड़ी रख सबकी, मूछें आपको कटवा दें, मूछें होठों तक रख दीजिए। मैंने कहा क्यों मौलाना साहब, दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत यह है कि खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा मौलाना साहब अल्लाह को तुमने पहचाना ही नहीं, अल्लाह बहुत चालाक आदमी, तुमसे तो ज्यादा ही चालाक। दो चीजें, बहुत गंदी बात कह रहा हूं, लेकिन इतनी गंदी बातों से ही शायद तुम समझ पाओ मेरी बात। गुप्तांगों के बाल और मूंछ का बाल कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि संभोग में और भोजन करने में दिक्कत होती। संभोग में और भोजन करने में कभी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा भोग से और संभोग से राजी है। भोग से वो तुम्हें जीवित रखता है और संभोग से वो इस जगत को, वो राजी है इस बात से। इसलिए तुम कैंची लेके पीछे मत पड़ो, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगी नहीं। दाढ़ी जिनकी इतनी बढ़ जाती है उनकी मूंछ के बाल इतने क्यों नहीं बढ़ जाते? मूंछ के तो इतने ही रहते हैं, इससे ज्यादा बढ़ते ही नहीं। गुप्तांगों के बाल के पास कोई इतने लंबी चुटियां नहीं हो जाती किसी के, थोड़े से बढ़ते हैं उसके बाद कर्ल हो जाते हैं। ये बात भद्दी लगेगी एक सन्यासी के मुंह से, लेकिन क्या कहें, सन्यासियों को ही अब सच बोलना पड़ेगा, और कौन बोलेगा? बाकी तो तुम सज्जन पुरुष हो, तुम प्रश्न भी ऐसा भेजते हो कि भाई बहन के बीच ही कुछ नहीं होता, सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी बातें मुझे कहनी पड़ रही। अशोभनीय ढंग से बड़ी शोभनीय बात कह रहा हूं, ऐसा समझो आज। बल्कि इस प्रवचन का नाम भी रख लेना, अशोभनीय ढंग से शोभनीय बात, क्योंकि और कुछ बात ही नहीं बची है कहने को। तो ये अगर तुम चाहते हो, अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि सेक्स से आगे बढ़ के जीवन को देख पाओ, तो उसका ढंग ये होगा कि सेक्स को सेक्स के ढंग से देखो, और सेक्स के अंदर की गहराइयों से पूरे जीवन की तुलना करके देखो। जगत में हर तरफ सेक्स का ही बोलबाला, हर तरफ यही व्यवस्था चल रही। सेक्स स्त्री और पुरुष के बीच नहीं है, ये यिंग और यांग ऊर्जा के बीच भी है, ये गर्मी और सर्दी के बीच भी है। प्रेम संबंध हमेशा दो विपरीत आयामों में होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, फिल इन द ब्लैंक, ये दो ऊर्जाएं एक दूसरे को बढ़ती। तो इस प्रश्न में जो बात की है कि मां बेटी और बहन के बीच क्यों नहीं नजर आता, उसका सिर्फ इतना कारण है, अगर किसी को नजर नहीं आता तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि उसे ठोक ठोक के बैठाया गया है, दिमाग में ठोक ठोक के उसको सॉफ्टवेयर बना दिया गया है कि इन चीजों पे मत देखो। लेकिन इसका कोई जेनेटिक कारण नहीं है, इसका कोई परमात्मा का दिया हुआ कारण नहीं है। क्योंकि अभी मैंने एक जल्दी किस्सा सुना था कि एक ही बिस्तर पे दो बच्चे पैदा हुए थे, वो जुड़वा थे, एक लड़की थी एक लड़का था। वो अनाथालय में हुए थे, तो वहां से दोनों बांट दिए गए थे अलग अलग। फिर वो अलग अलग चले गए, अलग अलग उनका सब हुआ, पालन पोषण बहुत दूर दूर हुआ। फिर वो बड़े हुए और दोनों एक दूसरे को देख के प्रेम में पड़े। जब वो प्रेम में पड़े तो प्रेम में पड़ने के बाद एक विवाह की स्थिति आई। जब विवाह की स्थिति आई तो फिर खोजा गया कि कहां से तुम आए थे, तो पता लगा फला को इसने गोद लिया था, फला को इसने। तो उन दोनों की तरफ से उसको इनवाइट किया गया जिसने दोनों को दिए थे, यहां भी आइए। तो उसने कहा क्या कर रहे हो, ये दोनों तो भाई बहन है, इनका विवाह। एक ही साथ जब कार्ड आया दोनों को तो पता लग गया कि इनका विवाह। तो ये मुद्दा फिर नैतिक समाज रहा होगा कि कहीं किसी और देश की बात है, वहां पे ये मुद्दा अदालत में गया, और अदालत में गया और बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, और उसके बाद कानून ने उन लड़के लड़की को विवाह की परमिशन दी।
उन्होंने कहा क्योंकि ये जो भाई बहन का मामला है ये एक पारिवारिक सोच के तहत है, ये परमात्मा के तहत नहीं दिया गया। अगर सोच के तहत रह रहे होते और वहां पे कुछ ये ऐसा करते तो समाज में कुछ अव्यवस्थाएं फैलती थी, लेकिन क्योंकि ये दोनों अलग अलग रहे और फिर इनमें प्रेम हुआ, इसमें इन दोनों का कोई दोष नहीं है, ये अनैतिक कार्य नहीं कर रहे, इसलिए इनको परमिशन दी जानी चाहिए। फिर भी वो थोड़ा सा समझदार रहा होगा जिसने परमिशन, अन्यथा हम भाई बहन कहते हैं। अभी जिस ढंग से मैंने समझाया आपको भी वो दोनों बुरे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इस ढंग से ना समझाऊं और कहूं एक भाई बहन आपस में शादी करना चाह रहे हैं, आप लोगों को बड़ी गंदी बात, ये कोई बात हुई? भाई बहन से शादी कर ले। और तो और छोड़ो, हम आपको एक और किस्सा बताते हैं। किस्सा कहाँ का है थोड़ा मुझसे विस्तार में मत जाना, क्योंकि मैं इतिहास की भाषा में नहीं पुराण की भाषा में बात करता हूं। इतिहास के लिए मैंने कोई सबूत इकट्ठे करके नहीं रखे, मैंने पुराण की भाषा कही है, जो देखा सुना है वो बोलूंगा। तो पुराण की भाषा के तहत कहूं, एक किस्सा मैंने पढ़ा था कि एक लड़की जब छोटी थी, 8, 10, 12, 15 साल की रही होगी, तो उसको पहली बार उसके भाई के साथ उसके संबंध बन गए। बहुत लोगों के बन जाते हैं, छुपाते हैं एक अलग बात। पहले उसके भाई के साथ संबंध बन गए, फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो भाई से बिछड़ी, वो अपने दूर के रिलेशन में रहने गई, फिर उस आदमी के साथ उसके संबंध बन गए जिसके यहाँ रहने गई, वहां से शोषित हुई, फिर उसके बाद उसकी वही आदत आगे बढ़ी, वहां कहीं उसको बेच दिया, आगे कहीं चली गई, फिर वहां उसके संबंध बने, फिर कुछ ऐसे ही स्थितियों में कानून तक फिर मामला पहुंचा। वो लड़की पहुंची, अब वो लड़की से पूछा गया तू कहां रहना चाहेगी, क्योंकि एक तो वो आदमी है जो तुझे इतने दिन से बेच के खरीद के लाया था, या तो तू उसके पास जा, या तेरा वो रिलेटिव चाचा है तू उसके पास जा, या तेरा वो भाई, क्योंकि बाकी तो सब मर गए। कानूनी ढंग से जाएगी तो 3 ही जगह, तो कहां जाना चाहती? तो तुम लोग हैरान होगे जान के, उस लड़की ने कहा मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ, वही मेरा पहला प्रेमी था। बात बड़ी कड़वी सी है, बर्दाश्त नहीं हो सकती। मत करो बर्दाश्त, थोड़ा नहीं करोगे तो थोड़ा जाग के देखोगे, बर्दाश्त कर लोगे तो फिर सो जाओगे रात में, और मैं नहीं चाहता कि तुम आज रात सो पाओ। मैं चाहता हूं थोड़ा चिंतन करो। चिंतन इसलिए नहीं कि कल तुम अपनी बहन के साथ सोने की तैयारी करो, चिंतन इसलिए करो कि इन मूर्खतापूर्ण बातों से आगे आ सको। सेक्स को ऐसे ही देखो कि एक प्रक्रिया है, तुम भी जियो, मुझे भी जीने दो, खूब जियो, लेकिन ये बकवास बातें इसमें से हटाओ जिसके कारण दुनिया झंझट में पड़ी। न जाने कितने प्रेमी प्रेमिका बिछाड़ दिए गए इसी सेक्स के कारण, न जाने कितने लोग जेल में बंद हैं इन्हीं सेक्स के कारण। ये सेक्स के विवादों ने इस पूरी दुनिया को एक कभी ना खत्म होने वाली हिंसा में डाल दिया। इस जगत में तब तक हिंसाएं रहेंगी जब तक सेक्स का दमन और सेक्स का विरोध रहे। प्रश्न करो तो ये करो कि किस प्रकार इसे आगे आके खड़ा हुआ जा सके। प्रश्न करो तो ये करो कि स्वामी जी मेरे अंदर से सेक्स उठता है, कितना नैसर्गिक है, और मैं कैसे कैसे इसको प्रेमपूर्ण ढंग से जी पाऊं। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें कोई ऐसी विधि बताता हूं कि तुम नपुंसक हो जाओगे, जिसको तुम्हारी भाषा में ब्रह्मचारी कहा जाता है। मैं ऐसा कोई नपुंसक बनाने का काम नहीं करता। मैं कहता हूं कि सहजता से जी सको। मेरे लिए ब्रह्म जैसी चर्या का अर्थ है कि जो आदमी उसमें इतना सहज हो गया कि जिस सहजता के साथ वो भोजन में शामिल होता है, उसी सहजता के साथ वो सेक्स में शामिल हो सके। मेरे लिए ब्रह्मचारी की परिभाषा ये है। लेकिन तुम्हारी हालत ये है, भोजन करते वक्त भी सेक्स का चिंतन है और सेक्स करते वक्त भी तुम्हारा सेक्स का चिंतन है, तो ये तुम इससे मुक्ति नहीं हो पा रहे, एक मकर जाल में उलझे हुए। तो ये प्रश्न है, अच्छा है, बहुतों के दिमाग में चीजें जो हैं उनको समझाने वाला, लेकिन अभी ये अधूरा है। जो लोग ये सुन रहे हो, मैं कहूँगा और प्रश्न भेजो, इसके आगे की बात हो सकती है।